बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जवाब कौन देगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाजरीन, अरसा दराज से अगर एक तरफ लोग मुख्तलिफ मसाइल लेकर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं तो दूसरी तरफ इसी कशमकश में मुब्तला हैं कि पता नहीं इन तमाम तर मसाइल का हल कैसे मुमकिन हो सकेगा और ये प्यारा मुल्क यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कैसे ठीक होगा। तो दूसरी तरफ से सिर्फ यही जवाब पिछले कई दहाइयों से सुनने को मिलता चला रहा है कि जनाब ये मुल्क तो कभी ठीक ही नहीं होगा और ना ही ये रियासत ठीक होने के काबिल बची है। नाजरीन, अब जाहिर सी बात है कि जब आप ये जवाब सुनेंगे तो जहन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर क्यों। तो इसीलिए कि अगर थोड़ा सा गैर मुल्की सूरत हाल पर गौर किया जाए तो जवाब आसानी से मिल सकता है। अगर आसानी से माहौल का जायजा लिया जाए तो सूरत हाल काफी मायूस कुन है, क्योंकि एक तरफ सियासतदान इख्तियारात का रोना रो रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासतदानों में नफरत, अदम बर्दाश्त और इक़्तिदार की हवस इस हद तक बढ़ गई है कि एक बड़े सियासी रहनुमा से लेकर एक अदना वर्कर तक तमाम के तमाम एक दूसरे को चोर, डाकू, गद्दार, सिलेक्टेड और न जाने क्या क्या साबित करने के लिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुआशी बहरान इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि एक तरफ तकरीबन आधी आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है और नाजरीन बेरोजगारी की शर्रा में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है जो कि 11% तजावुज कर गई है। तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये तासुर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि पहले वो सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुए, अब मौजूदा हुक्मरानों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वह क्या भोलापन है और सादगी का इम्तजाज है। एतराफ भी करते हैं और दाद के भी तलबगार हैं। इतने भोले हैं कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान के मेरे प्यारे सियासतदान के आधा सच बोलते हैं जो अपने फायदे और दूसरे की बदनामी का हिस्सा होता है। इक़्तिदार में पहुंचने के कीमती राज कभी नहीं बताएंगे, क्या कुछ हासिल किया कभी नहीं बताएंगे, जलसे जुलूसों में पानी की तरह जो पैसा बहाते हैं वो कहां से आया कभी नहीं बताएंगे। अवाम भी कितने सादा हैं, इलेक्शन को इंटरटेनमेंट समझकर चंद दिन की खुशी का सामान समझ लेते हैं और अपने वोट की ताकत को फिर से अपनी ही तबाही के लिए उन बहरूपियों को सौंप देते हैं। कितने भोले हैं ये सियासतदान, जब इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो उनको खजाना खाली होने की खबर मिलती है और ये आलमी मालियाती इदारे के माहिरीन को भरने पर बिठा देते हैं और कर्जों का खाता जो है वो अवाम के नाम लिखवा देते हैं। कितने सादा है अवाम, जब गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तंग करती है तो सियासतदानों को बुरा भला तो कहते ही हैं और अपना सर पीटते हुए तक हार कर बैठ जाते हैं और किसी मसीहा के आसमान से उतरने का इंतजार करने लगते हैं। कितने बोले हैं ये सियासतदान, जब मुआशी मुश्किल में होते हैं तो इतनी दौलत के बावजूद खाली हाथ जोड़कर आवाम से सब्र और बर्दाश्त की दरखास्त करते हैं। और कितने सादा है आवाम, वो अपने मुल्कों कौम की खातिर फाकों को भी गनीमत समझ लेते हैं। ना वो अंदाज़े बादशाहत बदला है और ना वो असीरे गुलामी के कशकोल बदले हैं, तो काबिज चेहरे बदले हैं या कार्रवाई के तरीकाकार। पहले ईस्ट कंपनी जो है वो हमारे पास आई थी हमें तजारत सिखाने और अब हम उनके पास जाते हैं मईशत के हुनर सीखने। ना वो अंदाजे सियासत बदले हैं, ना वो रमूज़े हुकूमत, ना वो ब्यूरोक्रेसी का दबदबा बदला है, ना सादा आवाम की जी हजूरी बदली है, तो आकाओं के पैरोकारों की एक नस्ल और उस मुल्क के हकीकी वारसों की गुर्बत के पैसे अवाम के एक नस्ल। हमारी वफादारी, भोलेपन और सादगी की मिसाल इसी से बढ़कर और क्या हो सकती है कि हमें आज़ादी से पहले के बने हुए कवानीन बदलने की जरूरत, फुर्सत या हिम्मत ही नहीं हुई। हमारी दीवानी फौजदारी, कवानीन और ज़ाब्ते अभी दौरे गुलामी के हैं। नाजरीन, इससे भोलापन कहूँ, सादगी कहूँ या मुनाफकत की इंतहा के एक हाथ में कशकोल है और दूसरे हाथ में सिगार सुलगाए।
वसाइल से मालामाल रियासत के नाम निहाद वाली वारिस चलती मुआशत से सहारा मांगने के लिए इनके पांव पड़े हैं और साथ इनको दिल ही दिल में बुरा भला कहने जा रहे हैं। नाजरीन, ऐसे बड़े सादगी और मुनाफकत से अल्लाह की पनाह। नाजरीन, माजी और हाल में मेरे मुल्क के सियासतदानों की तरफ से काफी दावे किए गए। किसी ने लाहौर को पेरिस बनाने का ऐलान किया तो किसी ने रियासत मदीना और खुददार रियासत के दावे किए तो किसी ने रोटी कपड़ा मकान देने के दावे किए और तो और एक दूसरे को सादिक और आमीन के अलकाबात भी दिए गए। नाजरीन, मेरे प्यारे लीडर शहबाज शरीफ वक्फे से अपोजिशन को गोली फक्की तो देते रहे, लेकिन वो सब बेसूद गया और मेरे प्यारे लीडर इमरान खान ने असम्बली को तहलील के हवाले से ऐलान तो कर दिया। अब ये इलेक्शन कब होंगे? अवाम महंगाई की दौड़ से कब निकलेगी? महंगाई का रोना कब तक रोया जाएगा? मेरे मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे गुलामी से कब निजात हासिल करेंगे? डिफॉल्ट की खबरें कब तक चलती रहेंगी? कब तक मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को श्रीलंका से तशबीह दी जाएगी? मेरा प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कब तक सूद पर चलता रहेगा? मेरे प्यारे मुल्क का नाम कब तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आएगा या मुस्तकबिल में भी ऐसे ही एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की जाएगी या फिर पाकिस्तान को इसी हालत में रखना है जो मौजूदा हालत है? इन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई से लुबना मलिक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फवाद अली जदून साहिब। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। फवाद साहिब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान तो कर दिया, इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन तो लाजमी बात है, वक्त पे होंगे। पीपल्स पार्टी ने जो जमहूरी अमल है, जमहूरी प्रोसेस है, उसको मुकम्मल करने की हमायत की है और इसकी जदोजहद की है। और मेरे ख्याल से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट इस बारे में कि जब टेन्योर पूरा हो जाएगा उस ऊपर कब अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। अजीम लुबना, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे व्यूज शेयर करने का मौका दिया। देखें जी, बड़ी सीधी सी बात है कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल चल रही है, इस वक्त तो मैं नहीं समझती कि कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो सामने आने की पोजीशन में है। हाँ, सिंध की सूरत हाल और है क्योंकि वहां पे पीपल्स पार्टी ने हर चीज को ग्रैब किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के सिवा कोई और जमात उभर कर सामने आ सके। अवामी लीडर एक ही है और वो सबको पता है कि वो सिवाय इमरान खान के कोई भी नहीं है। फवाद साहिब, 2018 से 2022 में बहुत ज्यादा महंगाई और कर्जा लिया गया। अब 2023 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या 2023 में महंगाई पर कंट्रोल पा लिया जाएगा या फिर अवाम को लॉलीपॉप दिया जाएगा? महंगाई के हवाले से ये बात है, लाजमी बात है, इंटरनेशनल सिनेरियो जिसमें बड़ा असरअंदाज होता है। आलमी जो हालात होते हैं वो भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। उम्मीद है कि क्योंकि अभी पाकिस्तान के जो हालात थे, क्योंकि जो मैं बार बार एक बात करता हूँ, जो मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाता, लाजमी बात है उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक उस वक्त पॉलिसियां मुरतब की होंगी। जैसे IMF के साथ पहले हमारी पिछली हुकूमत मुआहदा करने की ख्वाहिशमंद नहीं थी, बट जब डॉलर के रेट बढ़ गए उन्हें तब ख्याल आया कि हमने IMF से मुआहदा करना है, एग्रीमेंट करना है। वो देर जो थी वो भी पाकिस्तान के मसाइल का बात बनी। फिर जब IMF के साथ हमने मुआहदा कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, तो उस मुआहदे से आप की कोशिश की जहाँ से पाकिस्तान आलमी सतह पे तनहा हुआ। फिर दूसरा जो कतर मुआहदा था, कतर मुआहदा जो पिछली हुकूमत ने किया था, उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा मनफी मैशियत। और मेरे ख्याल से जो भी हुकूमत आती है वो बेहतर पॉलिसी लाने की कोशिश करती है, उसमें तजर्बाकारी हो सकती है कि वो जो चीजें करे शायद वो उन चीजों को उस टाइम पे समझ न सके, उसकी कुछ गलतियों की वजह से पूरे मुल्क को वो चीजें जो होती हैं उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो रही हैं। कोई भी हुकूमत और रियासत पाकिस्तान का वजूद जो है वो हम सब के लिए अहम है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह
एक जमहूरी सोच के साथ इंटरनेशनल जितने भी ममालिक हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाकर इंशाअल्लाह ये जो मौजूदा सिनेरियो है, कभी आपके सामने कन्वेंशन हुए आलमी दुनिया ने पाकिस्तान में सलाब के हवाले से बढ़ चढ़ कर जो डोनेशन थी वो देने का कहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जो इस टाइम पे फाइनेंशियली क्राइसिस है इंशाअल्लाह जल्द से निपट लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि महंगाई कम हो रही है? देखें जो पिछली हुकूमत IMF के साथ एग्रीमेंट किए हैं उसका इम्पैक्ट अभी भुगतना पड़ रहा है। लाजिमी बात है उन्होंने अपने मुताबिक एग्रीमेंट किए थे, उनकी पॉलिसी उनकी जो उनका अपनी मेंटल अप्रोच थी या उनकी जो समझ जिसके मुताबिक उन्होंने एग्रीमेंट किए, पर उसका इम्पैक्ट जो है लाजिमी बात है जो गवर्नमेंट भी करती है अगली गवर्नमेंट में आती है वो ये तो नहीं कह सकती कि यार पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं, तो लाजिमी बात जब वो गवर्नमेंट को टेक ओवर करता है तो उसने पिछले मामला से निपटना होता है। जो एग्रीमेंट किए थे अभी जेनेवा कन्वेंशन में भी ये बात जो हमारे UN के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये बात की कि पाकिस्तान इस टाइम पे जो आलमी आलूदगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीली आई, जो तबाही हुई है उस वक्त इस करके IMF की पाकिस्तान के साथ पॉलिसियां जो पिछली गवर्नमेंट में हो चुकी थी उन पॉलिसियों को नजरसानी करे, और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके मुताबिक जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का IMF के साथ पिछली हुकूमत में उसमें नरमी की जाए ताकि जो ये क्राइसिस है इनसे निपटा जा सके। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इन चीजों के साथ इंशाल्लाह हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आलमी दुनिया की जो पाकिस्तान के ऊपर फिर दोबारा से एतमाद की फिजा बहाल हुई है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। जी लुबना मलिक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई जो है वो कम हो जाएगी या इसी तरह बढ़ती जाएगी? सबसे पहले तो मैं फवाद साहब बड़े अच्छे भाई हैं, उन्होंने बातें अपनी तरफ से बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं उन्हें ये बता दूं कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो ये समझ रहे हैं अगर कि महंगाई कम हो जाएगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी तो क्या ही मैं कहूँ, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है ना, जो जिस तरह की हुकूमत इस वक्त आई हुई है भीख मंगों की, मैं बड़े क्लियर वर्ड्स में कहूंगी कि ये भीख मंगों की हुकूमत है, ये किसी और की हुकूमत नहीं है। जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस पे भी जाते हैं और वहां से अरबों की इमदाद लेकर मांग कर वहां से खुश हो जाते हैं कि चलो जी हमें बहुत पैसे मिल गए और हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। हमें ये नहीं चाहिए था। पाकिस्तानी कौम की गैरत ये गवारा नहीं करती कि हमें मांग मांग के इस तरह से ही खिलाया जाए। हम लोग एक खुददार कौम बनना चाहते हैं और खुददारी इस लेवल पे हम चाहते हैं कि हम खुद कमाएं और हम खुद खाएं। जिस तरह से खान साहब के दौरे हुकूमत में हमारी टेक्सटाइल में बहुत सारी इनोवेशन हुई, बहुत सारी बेहतर चीजें हुई और अवाम ने खुद कमाया और खाया। लेकिन ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है ये तो सिर्फ मांगने पे बैठी भी है, ये तो कशकोल लेके बैठी भी है और इन्हें इसके सिवा किसी और चीज का ना पता है ना ही इनका कोई और इख्तियार है। ये सिर्फ भिख मंगे हैं और कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात ये है कि गलती दोहराई ना जाए, गलती कैसे ना दोहराई जाए, ये समझते हैं कि इसहाक डार जो है वो बहुत तजर्बाकार बंदा था और वो हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। उसने कितना अच्छा मैनेज कर लिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में क्या थी, इसके बावजूद उन्होंने सस्ते दामों पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त होने दिया। अब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने अपनी ही मर्जी चला के पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त करना शुरू किया हुआ है। तो अवाम को बहुत अच्छे से ये पता लग गया हुआ है कि हमारा खैरखा कौन है, हमारे साथ कौन है, कौन ये चाहता है कि हम डूबते जाएं और कौन ये चाहता है कि हम ऊपर उभरे। और अवाम को इस हवाले से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फवाद साहब जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक कर रहे होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उन्होंने जिस तरह की क़यादत को अपने सामने देखा है और जिस तरह के ख्वाब क़यादत ने उन्हें दिखाए हुए हैं वो उसकी अकॉर्डिंगली डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो है वो रियलिटी बेस्ड होती हैं। कुछ चीजों पे खास तौर पे नजर रखनी चाहिए कि अवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है और किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं बिल्कुल भी पुरुमीद नहीं हूँ इस हवाले से कि ये जो एक्ट्स ये लोग कर रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि मैं उस हुकूमत को भी हुकूमत नहीं समझती। बड़े क्लियर वर्ड्स में मैं कहूंगी वो एक टोला है
करप्शन ज्यादा लोगों का, और वो पहले भी करप्शन करते रहे और आखिर लेवल पे करते रहे, और अभी भी वो करप्शन ही करने के लिए बैठे हुए, और उन्होंने कितने अरबों खरबों अपने अंदर भर लिए हैं वो आपको पता ही है। आपको ये भी पता ही होगा कि कुछ अरसा हुआ है, इस बात को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि डॉलर्स किस तरह से भर भर के तो जहाज उड़े हैं, कोई दुबई इधर से पहुंचा, कोई इधर से पहुंचा और कोई इधर से पहुंचा, भारतीय तैयारे आके लेके जाते रहे। तो ये ऐसे ही नहीं होता रहा, ये किसी वजह से होता रहा है, क्योंकि इन हुक्मरानों ने उनको खुल खेलने की इजाजत दे रखी थी, क्योंकि भारत के साथ इनके बड़े करीबी मरासिम है। ये मैं तो साफ कहूंगी कि इस वक्त हमारे ऊपर तो भारतीय हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं एक तरह से, क्योंकि शहबाज शरीफ कतन पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। और जहां तक फवाद साहब ने जो बात की है, मैं बड़े क्लियर वर्ड्स में ये भी कहना चाहूंगी कि चूंकि बिलावल जरदारी हो या जरदारी खुद हो, वो इनके अलाए हैं, वो इनके साथ बैठे हुए हैं और ये मिल के खेल रहे हैं सारी गेम। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि सारे करप्शन के ये पूरी तरह से बने हुए हैं बुत, और ये इन सारे बुतों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ेगी। बहुत जल्द ये होने वाला है। अपना दामन बचा सकते हैं तो ये लोग बचा लें जरूर। अच्छा लुबना साहिबा, 2023 में इलेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत है, नून लीग की आए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आए, जिस तरह का ये दौर चल रहा है, महंगाई है, क्या 2023 में जो नई हुकूमत आएगी वो महंगाई पे कंट्रोल जो है वो कर पाएगी? लेकिन जी सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जब पहले भी खान साहब की हुकूमत आई थी, उस वक्त भी जो सूरत हाल चल रही थी वो भी कोई इतनी काबिले कबूल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने हर चीज को कोशिश करके कंट्रोल किया और हर चीज को बेहतर अंदाज में लेके चलने की कोशिश की, और उनकी वो कोशिश ही थी जिसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल ऊपर गया, हमारी और सनतें ऊपर गई हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई कबाहत नहीं है इस चीज में, ठीक है। लेकिन अगर अभी फिर आती है हुकूमत, पीपल्स पार्टी आके बैठेगी इख्तिदार में या नवाज लीग आके बैठेगी, तो मैं बिल्कुल भी पुरुमीद नहीं हूं कि अवाम के साथ कोई फलाह वाला सिलसिला बन सकता है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि खान साहब वो फर्द है और वो वाकईतन वो फर्द वाहिद है जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आवाज भी उठाते हैं और उसके लिए अमलो दरामद भी करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है जो ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी लोग करते हैं। और ये जो 13 जमाती खिचड़ा पका हुआ है ना, इस 13 जमाती खिचड़े को तो पता लग जाने वाला है बड़ी जल्दी, जब इनको शिकस्त होगी इलेक्शंस में। और इलेक्शंस में शिकस्त इनको ना मैं देने जा रही हूँ ना खान साहब देने जा रहे, अवाम इनको शिकस्त से दो चार करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है सारी अवाम। अवाम को कोई इसमें मसला नहीं है कि किसको आगे लाना है और किसको आगे नहीं लाना। 9 अप्रैल की रात इन्होंने एक डायरी उठा के खान साहब को वहां से निकलने पे मजबूर किया था। अब खान साहब पूरा लाओ लश्कर लेके आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इन सबको बता छोड़ेंगे हम कि हकीकत क्या है और हक क्या होता है। अच्छा लुबना साहबा, आपने फरमाया कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब जो है वो बेहतर हैं। बिल्कुल बेहतर है। इस बारे में आपके पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? नहीं, इस चीज के बारे में क्या प्रूफ और क्या सबूत आपको चाहिए? वो बंदा जो अरबों खरबों में खेल रहा था, जेम्स गोल्ड स्मिथ का वो दामाद था, लेकिन उसने हर चीज को ठोकर मारी। उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। उसने इस चीज को तरजीह दी कि मेरा मुल्क, मेरे लोग और मेरी अवाम। उसने किसी चीज की तरफ नहीं सोचा। उसने अपने बच्चों को भी अलग रहने पे वो कर लिया। उस चीज पे भी उसने अपने बिल्कुल वो कर लिया कि कोई बात नहीं, मेरी औलाद अगर मेरे से दूर भी है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, ये फवाद साहब इस चीज को समझ सकते हैं, मैं इस चीज को जानती हूँ। हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं, और हम तो अपने बच्चों से 2 मिनट भी दूर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सोचें भी। लेकिन उस बंदे ने अपनी औलाद से भी दूर होना गवारा कर लिया सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान की खातिर। उसने अपनी बीवी को भी अपने से अलग कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि पाकिस्तान के गंदे सियासतदान इस चीज के लिए तैयार ही नहीं थे कि जमाइमा गोल्डस्मिथ यहाँ पाकिस्तान में आके रह सके।
और उसको वहां पे वापस खान साहब को भेजना पड़ा, और उसका ये फोकस था कि आप भी यहाँ मेरे साथ रहो, और खान साहब ने वहां रहने के बजाय पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी और अपना घर बर्बाद कर लिया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों के घर आबाद हो सके। तो अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन लगती है कि खान साहब लॉयल है या नहीं है। खान साहब ने अपनी जेबें भरने के बजाय शौकत खानम जैसा अस्पताल बनाया जिसमें हर साल वो करोड़ों का इलाज करते हैं लोगों का, और मुफ्त इलाज होता है वहां पे। लोग अपने घरों से खाली हाथ जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि पता नहीं हम यहाँ से जब निकलेंगे तो एक लाश, एक मैयत लेके निकलेंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहां से खान साहब के जो लोग वहां बैठे हुए वो उन लोगों का इस तरह से इलाज करते हैं कि वो एक चलता फिरता इंसान वापस लेके जाते हैं। उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने हर वो चीज की है जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी और फलाह का बाइस है। उन्होंने दूसरों की तरह नोच खसोट का सिलसिला नहीं बनाया। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं किया कि किसी भी लेवल पे वो ये चाहे कि मेरी जेब भर जाए। उन्होंने अपनी जेब खाली होने दी है, लेकिन उन्होंने अवाम की जेबें भरने की कोशिश की है। लेकिन ये दूसरे हुक्मरान इस किस्म के नहीं है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जिस पार्टी, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए, क्या वो महंगाई पर कंट्रोल कर पाएगी जिस तरह के ये मुआशी हालात मेरे मुल्क पाकिस्तान के चल रहे हैं? देखिए, मैम ने बात की है, लाज़िम बात है कि हम मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली ऐसी बात नहीं है। मैम की अपनी ख्वाहिश हो सकती है, मैम की अपनी सोच हो सकती है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। लाज़िम बात है उनकी एक पार्टी का लॉयल्टी है। मैंने पहले बात की, इस वक्त मौजूदा महंगाई के जो IMF है, जो IMF से जो हमने एग्रीमेंट किया था, PTI ने जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट से PTI ने इतराफ किया और मुल्क को भी दुराई छोड़कर वो आउट हो गए। और पाकिस्तान के जो इस्लामिक शरी कोर्ट्स हैं उसमें लोगों ने मुकदमात की इस बारे में। जो पाकिस्तान है, मुख्तलिफ जो बैंक हैं वो इस्लामी बैंकारी के नाम पे बैंकारी कर रहे हैं, मीज़ान बैंक है, दूसरे बैंक हैं। और जो सिस्टम है दुनिया में, अगर मुझसे आप खुल के बात मैं करना चाहूँ तो हम इस वक्त जिस निज़ाम में रह रहे हैं, जो माशी निज़ाम पूरी दुनिया में राइज है, वो कैपिटलिज्म है। और सरमायादारी निज़ाम में जो पॉलिसी है, लाज़िम बात है जो नेशनल लेवल पे, वो इंटरनेशनल लेवल भी सरमायादारी निज़ाम चल रहा है। अगर आप माशी निज़ाम को तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसको टोटली आपको पूरे का पूरा निज़ाम उसके लिए तब्दील करना पड़ेगा। उसमें फिर जाके आप कह सकते हैं कि चाहे वो कम्युनिज्म की सूरत में हो, चाहे वो इस्लामिक सिस्टम की सूरत में हो, तब जाके आप ये बात कर सकते हैं कि आपका जो माशी निज़ाम है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूद की ममानत है, और जो आपका सरमाया, जो आपका कैपिटलिज्म, जो आपका कम्युनिज्म है, उसमें भी सूद जो है वो, क्योंकि रियासत जो होती है मुनाफे नहीं कमाती, रियासत अपने मुनाफे अवाम की इस्लाह के लिए खर्च करती है। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो बुरा आमददा माशरा है उसमें ये है कि जो आपके तलबा तंजीमें आपके मुल्क में बयान है, पहले ये था कि आपकी तलबा तंजीमें थी, आपके तलबा जो थे वो शौरी लेवल से गुजर के आते थे, वो बुकिश नॉलेज आपके जो सिस्टम है उनकी स्टडी रखते थे। अभी मौजूदा सिस्टम में आपके तलबा तंजीमें बयान है और तलबा का वो जो स्टडी सर्कल है वो नहीं होते हैं। जो नए नौजवान आपके सियासत का लगाव भी रखते हैं, पर वो ये चीज नहीं समझ पा रहे कि असल बुरहान की वजह क्या है। मेरे ख्याल से जब आपकी तलबा तंजीमें बहाल होंगी, जो आपके तलबा हैं वो इस लेवल की शऊर रखेंगे कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके और लोगों की इस्लाह के लिए, मुल्क की इस्लाह के लिए कोई बात सोच सकें, देन ये चीजें जो है वो प्रैक्टिकली हो सकेंगी। नहीं जी, हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। जो भी हुकूमत आती है वो सबसे पहला यही काम करती है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है और कर्जा लेती है। जाते हैं, कहते हैं हम दौरे पे जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं और मुर्शिद को उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जाते ही वो सबसे पहले कान में कहते हैं अल्लाह का वास्ता है हमें कर्जा दे दो, और वो भी कहते हैं साथ इतना सूद भी है। क्या इससे छुटकारा नहीं मिल सकता हमें? इस्लाम, ये पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर इसको हासिल किया गया है। मैं आपसे एक बात करूं, आप जो इस सिस्टम में रह रहे हैं वो कैपिटलिज्म है, सरमायादारी निजाम बिल्कुल है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पूरी दुनिया में सरमायादारी निजाम राइज है। आपके अमेरिका जो इस वक्त आपकी जो कैपिटलिज्म का जो मेन जहां से
की शुरुआत होती है। अमेरिका के ऊपर भी लाजिम बात है, जो कर्जे हैं वो बहुत ज्यादा है। इस बारे में तो मैं आपको यही कहूँगा, लाजिम बात है, जो सरमायादारी निजाम में जो चीजें हैं आपको कौन करना पड़ेगा। आपकी जो तरक्की पजीर जितनी भी इकोनॉमीज है उसमें चीजें ऐसे ही चल रही हैं। और बाकी लाजिम बात है, आप जब इंटरनेशनल जो दुनिया है उसके साथ आप जितना ट्रेड बढ़ाएंगे, आप जितनी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आएगी, उससे आपके हालात, माशी हालात जो है वो बेहतर होंगे। मैंने पहले भी बात की, जो जिनेवा कन्वेंशन हुई है उसमें आपके खारजा ने, आपकी जो हुकूमत है उसने बेहतरीन किस्म की लॉबिंग की है और आलमी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ मतवजो किया। और मतवजो करने की जो मेन जो उन्होंने अपना दुनिया के सामने अपना केस रखा, जो केस लड़ा आपके वजीर खारजा ने, वो ये केस लड़ा कि आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे जो इन्वायरमेंटल जो आपकी आलूदगी है उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है, उसके जो मौसमियाती हालात हैं उनके ऊपर पड़ा है और हमारे मुल्क में उसकी वजह से तबाह बर्बादी हुई है, सैलाब आए हैं और हमारी जितने जरी रकबे हैं वो डूब चुके हैं। इस करके आप हमारी तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि आपकी तरक्की याफ्ता होने की वजह से हमारे मुल्क में उसकी जो मसलाती तब्दीली है उसका असर पड़ा है और दुनिया ने इस बात को माना है और दुनिया ने पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का ऐद किया है और पाकिस्तान के साथ जो डोनेशन थी वो देकर पाकिस्तान को इन मौजूदा हालात में निकलने में मदद देने का वादा किया। फवाद साहिब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे मुल्क के पाकिस्तान के जो मेरे प्यारे लीडर हैं वो जब भी कहीं जाते हैं दौरे पर, तो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर को छोड़ें, जब वो अंदरूनी मुल्क में किसी भी दूसरे सिटी में जाते हैं तो इतना प्रोटोकॉल होता है। क्या वो प्रोटोकॉल को कम नहीं कर सकते और बाहर से जो कर्जे लेते हैं उसको कम कर दें? इस तरह इससे कुछ छुटकारा पाया जा सकता है? क्यों नहीं वो प्रोटोकॉल को कम कर रहे? देखिए जी, प्रोटोकॉल लाजिम बात है, आपके मुल्क में टोटल बहुत ज्यादा सियासतदान हुए या बहुत ज्यादा मिनिस्टर हुए, 10 नहीं तो 20 होंगे, 20 नहीं तो 40 होंगे, या आपके 300 से 400 लोग जो है वो आपके पूरी सूबाई असेंबली के आप मिनिस्टर में लगा लें, आपसे टोटल यही लोग बनते हैं और यही लोग जो है आप इन्हीं को काउंट ना करें। लाजिम बात है, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी स्टैब्लिशमेंट है, उनके पास एक महदूद किस्म का बजट आता है। लाजिम बात है, जो आपके रियासती उस टाइम अहदेदार होते हैं उनकी जिंदगी को अगर खतरा लाहक होता है तो वो आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होता है। आप दुनिया के सामने आपने एक मैसेज देना होता है कि हमारा मुल्क जो है वो सिक्योर है। इन केस कोई भी सियासी लीडर है, कोई सियासी रहनुमा है, अगर उसकी जान को हादसा होता है तो वो पूरी दुनिया में आपके मुल्क का बैड इमेज जाता है। तो मेरे ख्याल से जो चीजें हैं उनको चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। लाजिम बात है, सियासतदान जो होते हैं वो लोगों के हकूक की जंग, कोई भी सियासत, मैं किसी सियासी जमात की वो इसमें पिजराई नहीं करता हूँ, कोई भी सियासतदान, लाजिम बात है जब लोग इलेक्ट करते हैं तो वो लोगों की जो बैरूमियां होते हैं उनकी आवाज पार्लियामेंट में उठाने के लिए जाता है। बाकी आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपके और लोग हैं, इख्तियार तो उनके पास होते हैं, चीजें तो उनके पास होती हैं। लाजमी बात है, ये जो चीजों का तवाज़न है, ये लोगों को जब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्या ना कबल वक्त है कि हम इन चीजों को किस तरह की तरफ लेके जाएंगे। बाकी लाजमी बात है, हर सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात आती है वो अपनी तरफ से बेहतरी की कोशिश करती है। शायद मैंने आप जैसे बात की, पिछली हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में, उन्हें जब शुरू में हुआ उन्होंने कहा, क्योंकि उनके जहन में कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई विजन नहीं था हमने क्या करना है, और उन्होंने कहा IMF से लोन नहीं लेंगे। जब वो क्राइसिस में चले गए और डॉलर की कीमत 20 से 25 के ऊपर आ गई, तब वो IMF के पास गए अपना लोन एग्रीमेंट करने के। जब लोन एग्रीमेंट करने के लिए गए तो IMF ने देन उनको अपने उनके अपने जो शराइत थी उसके मुताबिक पिछली हुकूमत के साथ मुआहदे किए। उसकी वजह से हमें अभी तक सफर करना पड़ रहा है। जो उन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट किया वो रेट किया और जो शराइत रखी वो शराइत ऐसी रखी जो पाकिस्तान जो क्राइसिस आए उसमें फुलफिल करने के लिए काबिल नहीं था, और वो चीजें जो है वो अभी तक जो है पाकिस्तान की इकानमी पे उनका असर है। अच्छा फौज साहब, भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ, बांग्लादेश तकरीबन 20 से 25 साल बाद आज़ाद हुआ। बांग्लादेश भी अब हमसे आगे है और भारत भी बहुत ज़्यादा आगे। क्या वजह, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया है?
ये बातें आपको भी पता है, लाजमी बात है। पाकिस्तान के अंदर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की जंग लगी रही। कुछ हमारे ऐसे फैसले थे जिन फैसलों ने चाहे वो 70s में किए गए, 80s में किए गए, आई थिंक 80s में जो फैसले किए गए, 70 से 80 की दहाई में जो फैसले किए गए, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर, पाकिस्तान के समाज के ऊपर, पाकिस्तान की सकाफत के ऊपर उसके क्या असर पड़े हैं, जिसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल से जो जंग थी उस टाइम बेनजीर भुट्टो साहबा की ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और मैं बीबी ने उस टाइम अपने इंटरव्यू में कहा था, ये जो हम उस टाइम उसने किसी ने उनसे सवाल किया कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बेनजीर भुट्टो साहबा ने उस टाइम पे जब 80s में बीबी ने कहा था ये जो जंग है जिसमें हम हिस्सा ले रहे हैं ये बेसिकली हमारी जंग नहीं है। दुनिया के लिए कभी कोई इश्यू इम्पोर्टेंट होता है, आज से कुछ अर्सा पहले वियतनाम का इशू इम्पोर्टेंट था, अभी अफगानिस्तान का इशू इम्पोर्टेंट है। अगर हम अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लेते हैं, अगर किसी और के कहने पर, इसके बहुत मंफी असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा महाजरीन पाकिस्तान के अंदर आएंगे। और जब हम जिन लोगों को आप इस टाइम पे तकवीयत दे रहे हैं, कल जब आप उनको ये कहेंगे कि आप हथियार फेंक दे, वो हथियार नहीं फेंकेंगे और आपके लिए ये मसाइल जो है वो पैदा होंगे, क्योंकि जब आप उनसे डायलॉग करेंगे तो वो आपके डायलॉग के ऊपर नहीं आएंगे, आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलेगी। और मेरे ख्याल से बेनजीर भुट्टो की बात जो बेनजीर ने 80s में कही थी वो हमने मौजूदा दौर में आकर देख लिया। और जो फैसले, जो चीजें पाकिस्तान के ऊपर थोपी गई थी, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो माशी, समाजी और सकाफती जो हालात थे उसके ऊपर ने बहुत मंफी असरात मरतब किया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए और हमें ऐसे अपनी जो खारजा पॉलिसी है वो इस तरह की रखनी चाहिए कि हम किसी के मफाद के लिए काम ना करें बल्कि हम पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें। जी फौज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का जो वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन, मेरे मुल्क के जो मेरे प्यारे सियासतदान हैं, आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इमरान खान और दीगर सियासतदान हैं जो हवा में बातें करते हैं। इक़्तिदार में आने से पहले शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। ये शायद मेरे माइंड में ये आ रहा है कि उन्होंने कहना था कि मैं अपनी मिलें बेचकर आटा सस्ता करूंगा और आवाम को दूंगा, और वो भूल गए। ये कह गए कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आटा दूंगा। और अगर वो कपड़े भी बेचे तो मेरे ख्याल से लाखों में बिकेंगे, क्योंकि वो मामूली कपड़े जो हम आवाम पहनते वो तो नहीं ना पहनते। और जो जज्बात में आकर कुछ सादिक अमीन के अलकाबात दे रहे हैं, एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं, चोर, डाकू, सिलेक्टेड, इस तरह के दिगर अलकाबात दे रहे हैं, इससे गुरेज करना चाहिए। ये इस रियासत के जो बाशिंदे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो किन मुश्किलात का शिकार हैं, किस जानिब जा रहे हैं। कायदे आज़म भी कब्र में सोचते होंगे कि मैंने किन के हाथों में यह पाकिस्तान दे दिया है, किन के लिए इस पाकिस्तान को हासिल किया है, वो भी सोचते होंगे। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।